आज है 27 जनवरी मंगलवार का दिन। हरकारा के इस ऑडियो अंक में आपका स्वागत है। हरकारा लेकर आया है आज के न्यूज़लेटर का पॉडकास्ट जिसे आपके लिए तैयार किया है निधीश त्यागी के साथ राजेश चतुर्वेदी, गौरव नौरियाल और फलक अफशान ने। जिन खबरों का जिक्र हम यहाँ कर रहे हैं उनके लिंक्स और विस्तृत जानकारी मूल न्यूज़लेटर में है। हरकारा यानी हिंदी भाषियों के लिए क्यूरेटेड न्यूज़लेटर। ज़रूरी खबरें और विश्लेषण, शोर कम, रोशनी ज़्यादा। आज के अंक में हम बात करेंगे भारत और यूरोपीय संघ के बीच हुई उस ऐतिहासिक डील की जिसे मदर ऑफ ऑल डील्स कहा जा रहा है। साथ ही हम जानेंगे कि कैसे दुनिया के सबसे धीमे शहरों में बेंगलुरु और पुणे ने जगह बनाई है और क्यों 10 में से 9 भारतीय कसरत नहीं करते। इसके अलावा उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का हेट स्पीच रिपोर्ट पर बयान, चुनाव आयोग पर उठते सवाल और राजस्थान के नए विवादित कानून पर भी हमारी नजर रहेगी। आइए शुरू करते हैं आज का न्यूज़ राउंडअप। भारत और यूरोपीय संघ ने 18 साल लंबी बातचीत के बाद आखिरकार मुक्त व्यापार समझौता यानी एफटीए पर सहमति जता दी है। इस समझौते के तहत भारत ने यूरोपीय संघ के 96% माल निर्यात पर आयात शुल्क खत्म या कम करने का वादा किया है। यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन ने इसे सभी समझौतों की जननी करार दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इसे ऐतिहासिक बताया है। इस डील के बाद भारत में यूरोपीय कारें सस्ती होंगी। फिलहाल 110% लगने वाला टैक्स घटकर 10% हो जाएगा। यूरोपीय वाइन पर ड्यूटी 150% से घटकर 75% होगी। बदले में यूरोप भारत के कपड़ा, चमड़ा और समुद्री उत्पादों के लिए अपने बाजार खोलेगा। ये समझौता ऐसे वक्त में हुआ है जब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 50% टैरिफ लगाया है। यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन यानी यूजीसी के साल 2026 के नए इक्विटी नियम विवादों में घिर गए हैं। इन नियमों के खिलाफ ऊंची जाति के छात्रों और अभिभावकों ने विरोध शुरू कर दिया है। मकतूब मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक इन लोगों का कहना है कि नए नियम सामान्य वर्ग के छात्रों को उत्पीड़न के संभावित आरोपी के तौर पर पेश करते हैं। इसके विरोध में बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट अलंक अग्निहोत्री ने इस्तीफा दे दिया है। लखनऊ में बीजेपी के दर्जन भर सदस्यों ने भी पार्टी छोड़ दी है। यूजीसी के ये नियम संस्थानों में एससी, एसटी, ओबीसी और महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए इक्विटी समितियां बनाने की बात करते हैं। हालांकि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भरोसा दिलाया है कि किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा। इंडिया हेट लैब की रिपोर्ट में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को साल 2025 का सबसे बड़ा हेट स्पीच एक्टर बताया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने 71 बार ऐसे भाषण दिए जो नफरती श्रेणी में आते हैं। मकतूब मीडिया के अनुसार सीएम धामी ने इस टैग को स्वीकार करते हुए कहा है कि अगर राज्य के भविष्य और सुरक्षा के मुद्दे उठाना हेट स्पीच है तो वो इसे मानते हैं। उन्होंने कहा कि घुसपैठ और धर्मांतरण रोकना उनकी जिम्मेदारी है। इंडिया हेट लैब की रिपोर्ट बताती है कि 2025 में देश में 1318 हेट स्पीच के मामले दर्ज हुए जो पिछले साल से 97% ज़्यादा हैं। इनमें से 98% भाषण मुसलमानों के खिलाफ दिए गए थे। टॉमटॉम ट्रैफिक इंडेक्स 2025 ने भारतीय शहरों की रफ्तार की पोल खोल दी है। बेंगलुरु दुनिया का दूसरा सबसे ज़्यादा ट्रैफिक जाम वाला शहर बन गया है। यहाँ लोगों ने ट्रैफिक में फंसकर पूरे साल में एक हफ्ता बर्बाद किया। इंडेक्स के मुताबिक पुणे अब मुंबई से भी ज़्यादा धीमा शहर हो गया है और दुनिया में 5वें नंबर पर है। पुणे में यात्रियों ने साल में 152 घंटे ट्रैफिक में गंवाए। कोलकाता चौथे स्थान पर है। रिपोर्ट बताती है कि अब सुबह और शाम के पीक आवर्स का फर्क खत्म हो रहा है और दोपहर 3 बजे से ही जाम लगना शुरू हो जाता है। मैक्सिको सिटी दुनिया में सबसे धीमे ट्रैफिक के मामले में पहले नंबर पर है। नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस के नए सर्वे ने भारतीयों की सेहत को लेकर चिंताजनक तस्वीर पेश की है। सर्वे के मुताबिक देश में 10 में से सिर्फ एक व्यक्ति ही व्यायाम करता है। इंडिया स्पेंट की रिपोर्ट में विजय जाधव बताते हैं कि पुरुषों के मुकाबले महिलाओं की स्थिति और खराब है। 14.5% पुरुष व्यायाम करते हैं जबकि महिलाओं में यह आंकड़ा सिर्फ 5% के करीब है। न्यूट्रिशनिस्ट चैताली अय्यर का कहना है कि महिलाओं को लगता है घर का काम ही कसरत है, जो कि गलतफहमी है। इस वजह से थायराइड और पीसीओएस की समस्याएं बढ़ रही हैं। अमीर और पढ़े लिखे वर्ग में व्यायाम करने वालों की संख्या थोड़ी बेहतर है। फ्रंटलाइन पत्रिका में एजाज अशरफ की रिपोर्ट ने चुनाव आयोग की भूमिका पर सवाल उठाए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक 2024 में ओडिशा में हुए चुनावों में डाले गए वोट और गिने गए वोटों में भारी अंतर पाया गया है। बीजू जनता दल ने आयोग को सबूत दिए हैं कि 58 बूथ्स पर फॉर्म 17C और फॉर्म 20 के आंकड़े मेल नहीं खा रहे। कहीं वोट गायब हैं तो कहीं हजारों की संख्या में एक्स्ट्रा वोट गिने गए। उदाहरण के लिए पदमपुर के 14 बूथ्स पर सिर्फ 82 वोट पड़े थे, लेकिन गिनती में 9304 वोट दिखाए गए। चुनाव आयोग ने अभी तक इन विसंगतियों पर कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया है, जो लोकतंत्र के लिए खतरे की घंटी है। वरिष्ठ पत्रकार आकार पटेल ने राजस्थान के नए संपत्ति कानून का विश्लेषण किया है। उनका कहना है कि राजस्थान सरकार गुजरात की तर्ज पर डिस्टर्ब्ड एरियाज एक्ट जैसा कानून ला रही है।
इस कानून के तहत कुछ खास इलाकों में संपत्ति बेचने या किराए पर देने से पहले कलेक्टर की मंजूरी लेनी होगी। पटेल का मानना है कि इसका मकसद मुसलमानों को शहरों के कुछ हिस्सों तक सीमित करना यानी गेटेसेशन है। कलेक्टर को यह अधिकार होगा कि वो डेमोग्राफिक बैलेंस बिगड़ने के नाम पर किसी भी डील को रोक सके। पटेल लिखते हैं कि यह कानून समुदायों के बीच सामाजिक मेलजोल को अपराध बना देता है और सेक्युलरिज्म की मूल भावना के खिलाफ है। आर्टिकल 14 में समर हलनकर ने भारतीय अदालतों के बदलते रवैये पर चिंता जताई है। हाल ही में मुंबई सेशंस कोर्ट ने टिस के 9 छात्रों को डांट लगाई जिन्होंने जीएन साईबाबा की पुण्यतिथि मनाई थी। जज ने पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाने के बजाय छात्रों से कहा कि उनका करियर खत्म हो गया है। हलनकर लिखते हैं कि न्यायपालिका अब सत्ता पक्ष की भाषा बोल रही है। विरोध और असहमति को अपराध माना जा रहा है। रिपोर्ट में कश्मीर के पत्रकारों और यूपी में नमाज पढ़ने पर हुई गिरफ्तारियों का भी जिक्र है, जो बताता है कि न्यायतंत्र नागरिक अधिकारों की रक्षा में विफल हो रहा है। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाएं जैसे अमेरिका, जापान, ब्रिटेन और फ्रांस भारी कर्ज के बोझ तले दब गई हैं। पैट्रिसिया कोहेन लिखती हैं कि G7 देशों का कर्ज अब उनकी जीडीपी के बराबर या उससे ज़्यादा हो चुका है। इसका सबसे बुरा असर आम जनता पर पड़ रहा है क्योंकि सरकार का बड़ा बजट सिर्फ ब्याज चुकाने में जा रहा है। अमेरिका में ब्याज का खर्च अब सोशल सिक्योरिटी के बाद दूसरा सबसे बड़ा खर्च है। यही हाल जापान का है, जहां कर्ज जीडीपी का दोगुना हो गया है। विशेषज्ञों का मानना है कि अमीर देशों की यह उधारी भविष्य की पीढ़ियों के संसाधन छीन रही है। विजडन क्रिकेट में सारा वारिस ने आईसीसी के दोहरे रवैये पर सवाल उठाए हैं। बांग्लादेश को सुरक्षा कारणों से T20 वर्ल्ड कप की मेज़बानी से हटा दिया गया और उनकी जगह स्कॉटलैंड को चुन लिया गया। वहीं दूसरी तरफ जब भारत ने पाकिस्तान जाने से मना किया था तो आईसीसी ने भारत की बात मानते हुए दुबई में मैच कराए थे। रिपोर्ट कहती है कि भारत ने पहले अपने खिलाड़ी मुस्तफिजुर रहमान को आईपीएल से हटाया और फिर टूर्नामेंट से हटने का दबाव बनाया। पीसीबी चेयरमैन मोहसिन नकवी ने इसे खुलेआम दोहरा मापदंड कहा है। ये घटना दिखाती है कि क्रिकेट में अब पैसा और राजनीति खेल भावना से ऊपर हो गए हैं। Scroll.in में जोहाना दीक्षा ने केरल की शिमजिता मुस्तफ़ा केस का विश्लेषण किया है। शिमजिता ने बस में उन्हें गलत तरीके से छूने वाले व्यक्ति का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाला था। उस व्यक्ति ने बाद में खुदकुशी कर ली, जिसके बाद शिमजिता को उकसाने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। महिला अधिकार कार्यकर्ताओं का कहना है कि वीडियो बनाना आज के दौर में सेल्फ डिफेंस का तरीका है। उनका तर्क है कि पुलिस थानों में महिलाओं की सुनवाई मुश्किल से होती है, इसलिए वो सोशल मीडिया का सहारा लेती हैं। वकीलों का मानना है कि शिमजिता को जमानत न देना और उन्हें आदतन अपराधी की तरह रखना गलत है। बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने अपनी सेना के शीर्ष जनरल्स को हटा दिया है। जनरल झांग यूक्सिया और जनरल लियू झेनली को भ्रष्टाचार के आरोप में हटाया गया है। विश्लेषक इसे जिनपिंग द्वारा सत्ता पर पकड़ मजबूत करने की कोशिश मान रहे हैं। एशिया सोसाइटी पॉलिसी इंस्टीट्यूट के लाइल मॉरिस का कहना है कि सेना में अब नेतृत्व का शून्य पैदा हो गया है। अफवाहें हैं कि परमाणु रहस्य लीक होने या तख्तापलट की साजिश के चलते ये कार्रवाई हुई है। इससे ताइवान पर हमले की चीन की योजनाओं पर भी असर पड़ सकता है। अमेरिका के ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट ने यूरोप पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि यूरोप भारत से रशियन तेल खरीदकर अपने ही खिलाफ युद्ध को फंड कर रहा है। बेसेंट ने कहा कि अमेरिका ने रशियन तेल खरीदने पर भारत पर 25% टैरिफ लगाया है, लेकिन यूरोप ने उल्टा भारत के साथ ट्रेड डील कर ली। उनका आरोप है कि रशियन तेल भारत में रिफाइन होकर यूरोप जा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन ने साफ किया है कि वो इस युद्ध को खत्म करना चाहते हैं और यूरोप का ये रवैया उन्हें मंजूर नहीं है। अंत में श्रद्धांजलि दो महान शख्सियतों को। मशहूर पत्रकार मार्क टली का 90 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। मार्क टली ने बीबीसी के जरिए दुनिया को भारत दिखाया। उन्होंने ऑपरेशन ब्लू स्टार से लेकर इंदिरा गांधी की हत्या तक हर बड़ी खबर कवर की। वो भारत से इतना प्यार करते थे कि यहीं बस गए थे। वहीं पर्यावरणविद माधव गाडगिल भी हमें छोड़ गए। द वाया में शुभेंद्र त्यागी लिखते हैं कि गाडगिल एक पीपुल्स इकोलॉजिस्ट थे। उन्होंने हमेशा कहा कि पर्यावरण बचाना है तो लोगों की आजीविका को ध्यान में रखना होगा। पश्चिमी घाट के संरक्षण में उनका योगदान भुलाया नहीं जा सकता। दोस्तों, ये था आज का हरकारा। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अपनी राय हमें ज़रूर दें। इस पॉडकास्ट को लाइक और शेयर करना न भूलें। शुक्रिया।